हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान विषय का चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ को हम कई पार्टों में समझाएंगे या पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पर पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किस प्रकार से इनका जो संश्लेषण होता है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, कितनी अवस्थाएं होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। इन सभी बातों को इस पार्ट 1 में हम जानेंगे। तो देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ में। हम जानते हैं हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ यानी मैटर से बनी हुई हैं, यानी कि पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। यह सभी वस्तुएं जैसे हवा, पानी, रेत, पशु, पत्थर, भोजन आदि स्थान घेरती हैं। जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, हम देखते हैं कि यानी कि हवा को भी हम देख लें, जिसको हम आँखों से देख नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं, तो वो भी स्थान घेरती है। इसको हम अपने एक प्रयोग के द्वारा, घरेलू प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं। और इन सभी का कुछ द्रव्यमान भी होता है, यानी कि इनमें कुछ भार भी होता है। वायु में भी भार होता है, पानी में भी भार होता है, दूध में भी भार होता है, पत्थर, मिट्टी, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सब में द्रव्यमान यानी भार होता है। लेकिन ये पदार्थ सतत है या कणों से बना है, ये हमें पता नहीं है। तो इसकी जानकारी हम अभी प्राप्त कर लेंगे। इसे समझने के लिए एक गिलास लीजिए और उसे पानी से आधा भरकर एक चम्मच शक्कर डाल दीजिए और उसे घोलिए। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आता है? आप देखेंगे कि शक्कर जल में पूरी तरह से घुल गई है। ऐसा इसलिए संभव हो जाता है या हो पाता है क्योंकि शक्कर और जल दोनों ही पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। तो इस प्रयोग से कि एक गिलास पानी में हम शक्कर घोलेंगे तो वह घुल जाती है, इसका मतलब पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, पानी भी और शक्कर भी। और घोलने पर शक्कर के कण जल के कणों के बीच में आसानी से खाली जगहों में आ जाते हैं। जो खाली जगह होती है पानी के कणों के बीच में, उनमें शक्कर के कण बीच में समा जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बनता है और इन कणों के बीच खाली स्थान भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमको पता चल गई है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और इन कणों के बीच में खाली जगह यानी खाली स्थान होता है। आपने देखा होगा सभी वस्तुएं अपने आकार को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी वस्तुओं के पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको वो बनाए रखने देना चाहती है। पानी अपनी आकृति को बनाए रखना चाहता है, पत्थर अपनी आकृति को बनाए रखना चाहता है। तो इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है। आकर्षण का बल हर पदार्थ में अलग अलग और प्रबलता में होता है। जो हर पदार्थ का आकर्षण बल होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, उनकी प्रबलता अलग अलग होती है। एक जलती हुई अगरबत्ती से निकलने वाले धुएं को ध्यान से देखिए। इसके कण बहुत जल्दी दूर तक फैल जाते हैं। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं और जिस खुशबू वाली अगरबत्ती होती है, तो हम देखते हैं थोड़ी देर में सारी खुशबू उसके आसपास में, यानी कि पूरे कमरे में अगर जलाएंगे तो कमरे के अंदर पूरे में फैल जाएगी और हमें खुशबू महसूस होगी। इसके कण बहुत जल्दी दूर तक फैल जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति भी करते हैं। तो तीसरी बात साथ में आ गई कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते हैं। पदार्थ के यह गुणधर्म अलग अलग पदार्थों की अवस्थाओं को बताते हैं और ये सारे गुणधर्म क्या निश्चित करते हैं कि पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 4 चीज़ें हमको दी हुई हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 4 बातें यहाँ से हमको निकल कर आई है। अब है स्वयं को जांचने का समय। प्रश्न नंबर 1 है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हमने देख ही ली है कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जैसे हवा, पानी, रेत, पशु, पत्थर, भोजन आदि, ये सभी स्थान घेरती हैं और इन सभी में आयतन होता है, तो यह पदार्थ कहलाता है। ऐसे हम इसकी परिभाषा बना करके लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, एक तैराक स्विमिंग पूल में पानी को काटता हुआ तैर पाता है। यह पदार्थ के कौन से गुण को दर्शाता है? तो यह पदार्थ के तरलता के गुण को दर्शाता है। कौन से गुण को दर्शाता है? तरलता की। पदार्थ तरल अवस्था में भी पाए जाते हैं।
पदार्थ के कणों के 3 गुण लिखिए। तो यहाँ हम 3 गुण लिख सकते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। नंबर 2, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। पानी से भरे गिलास में चीनी घोलने पर पानी के स्तर में बदलाव क्यों नहीं होता है? क्यों? इसका उत्तर स्पष्ट था, क्योंकि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बनता है और इन कणों के बीच में खाली स्थान होता है, इसलिए उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5 है, सामान्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनको हम आगे देखेंगे। अब है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न अभिलाक्षणिक गुणों के कारण होती हैं। एक किताब, पेन या लकड़ी के टुकड़े को ध्यान से देखो। क्या इनका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है? बाहर से बल लगाने पर भी इनका आकार नहीं बदलता है। इनका यह विशेष गुण इनके कणों के बीच रिक्त स्थान न होने के कारण है। इन्हें हम ठोस कहते हैं। तो पदार्थ हमने देखा 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस पदार्थ क्या होते हैं? जैसे एक किताब, एक पेन, एक लकड़ी के टुकड़े को हम कितना भी दबा के रखेंगे, लेकिन कुछ देर बाद हम देखेंगे उनका आकार वही का वही रहता है, यानी कि बदला नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को जो अपना आकार नहीं बदलते हैं बार बार में, उनको हम ठोस पदार्थ कहते हैं। इनका यह गुण किसके कारण होता है? इनके कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है या बहुत कम होता है। दूसरी बात आएगी अब, पानी, दूध, तेल का भी अवलोकन करें। हम इन्हें जिस बर्तन में डाल देंगे ये उसी का आकार ले लेते हैं, लेकिन इनके कणों में आकर्षण बल ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है और इनका आयतन भी निश्चित होता है। ये तरल पदार्थ हैं अपने। तो ये दूसरी चीज़ आ गई, तरल पदार्थ यानी कि द्रव अवस्था। पानी, दूध और तेल इनका उदाहरण है और इनका आयतन जो होता है वो तो निश्चित होता है, लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इनको हम जिस बर्तन में डाल देंगे उसी का आकार ये धारण कर लेते हैं। अब है, अपने आसपास की हवा को महसूस करो। यह गिलास में भी है, खाली सिलेंडर में भी है, गैस के गुब्बारे में भी है। क्या यह हर बर्तन को पूरा भर देती है? गैस के कणों में आकर्षण लगभग नहीं के बराबर होता है। तो यह गैस के जो कण होते हैं उनके आकर्षण बल कैसा होता है? नहीं के बराबर होता है और ये लगातार गति करते रहते हैं, इसलिए इन पदार्थों को गैसीय अवस्था कहेंगे। चीनी पानी में घुल जाती है तो क्या पानी के कणों में रिक्त स्थान है? गर्म खाने की खुशबू दूर तक फैल जाती है, यह विसरण के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अगर हम परिभाषा पूछें विसरण किसे कहते हैं, तो 2 विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना, एक दूसरे में मिल जाना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच जितना रिक्त स्थान तथा तापमान अधिक होता है, विसरण भी उतना ही अधिक होता है। क्या पत्थर के कणों के बीच भी रिक्त स्थान होता है? पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की व्यवस्था पर निर्भर करती है। उनके कण की क्या व्यवस्था है, बहुत नज़दीक नज़दीक हैं या दूर दूर हैं, तो उसकी व्यवस्था पर पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है। अब हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करो। ठोस, द्रव व गैस में कणों की व्यवस्था में क्या अंतर है? तो कणों की जो व्यवस्था होती है, ठोस में कणों की व्यवस्था बहुत पास पास होती है, द्रव में कणों की व्यवस्था ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूर होती है, और गैस में जो कणों की व्यवस्था होती है बहुत ही दूर दूर होती है। उनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता है या ना के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 2 है, पानी में कुछ बूंदे स्याही की डालकर देखें, अपने परिणाम की समीक्षा करें, ऐसा क्यों हुआ? एक पानी का गिलास हम भर लेंगे और उसमें 2 बूंद हम स्याही की डालेंगे। हम देखेंगे कि स्याही धीरे 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 पानी में चारों तरफ जाने लगती है और कुछ देर बाद यानी कि 1 घंटे के बाद हम देखेंगे कि पूरा पानी नीला हो जाता है। तो इससे हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं कि कणों के बीच में, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है और विसरण के द्वारा स्याही की जो बूंद होती है वो विसरण विधि के द्वारा पानी के अंदर धीरे धीरे मिलती रहती हैं। तो जो पानी और स्याही की बूंद है उनकी कणों की गति थोड़ी सी तेज होती है ठोस की अपेक्षा, इसलिए वो विसरण की विधि के द्वारा पूरे पानी में मिल जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, इत्र की शीशी को खोलते ही उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, क्यों? क्योंकि
इत्र जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है और गैसीय कणों के बीच में आकर्षण बल न के बराबर होता है। तो जैसे इस इत्र की शीशी को खोलते हैं उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके कणों के बीच में आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 4 है, ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर। कोई 3 अंतर बताइए। तो हम देखेंगे, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है। पहला अंतर तो ये हो गया। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूर होते हैं और गैस के कण आपस में बहुत दूर होते हैं। ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल थोड़ा कम पाया जाता है और गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो ना के बराबर होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। और एक और अंतर लिख सकते हैं, ठोस के कणों के बीच में गति बहुत कम होती है, द्रव के कणों के बीच में गति थोड़ी अधिक होती है और गैस के कणों के बीच में गति बहुत ज़्यादा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 5 है, विसरण किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। हमने विसरण की परिभाषा अभी देखी थी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। और इसको उदाहरण से ही समझाना है तो उदाहरण इसी प्रश्न में दे रखा था कि एक पानी के गिलास में, यानी एक गिलास पानी में यदि हम स्याही की 2-4 बूंदें डालेंगे तो थोड़ी देर में स्याही पानी के अंदर घुल जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। या दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, इत्र की शीशी को खोलने पर उसकी खुशबू चारों तरफ कमरे की वायु में मिल जाती है और हमें खुशबू आने लगती है। यह भी विसरण का उदाहरण है। तो इस तरह से बच्चों ये पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए और जो चीज़ समझ में नहीं आए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालिए, कमेंट लिख करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं।